और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत दिए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि 30 जुलाई के पहले कुछ बड़े बदलाव वहां पर कर सकते हैं। और इसके अलावा कोर्ट ने शहजाद को दोषी करार दे दिया है। आपको बता दें, साकेत कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर केस में फैसला आ चुका है और इस फैसले के मुताबिक कोर्ट ने शहजाद को दोषी करार दे दिया है। बिल्कुल, साकेत कोर्ट का यह फैसला आ चुका है और इस बड़ी खबर के लिए हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनुराग मुस्कान का भी। बड़ी खबर अनुराग, शहजाद को दोषी करार दे दिया गया है। बिल्कुल, शहजाद को दोषी करार दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो कुछ दलीलें साकेत कोर्ट में दी थी उसके आधार पर साकेत कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है। दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर शहजाद के मुतालिक यही कहा था कि शहजाद एक आतंकी है। शहजाद उस दिन बटला हाउस के मकान नंबर L18 में मौजूद था और चकमा देकर के शहजाद भागा था। चकमा देकर के जुनैद और शहजाद वहां से भागे थे। जुनैद को अब तक नहीं पकड़ा जा सका है, जबकि शहजाद को लगभग 1.5 साल बाद पकड़ लिया गया था। शहजाद पर अब ये बटला हाउस एनकाउंटर केस में अहम फैसला साकेत कोर्ट की तरफ से आया है। शहजाद को दोषी करार दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट ने माना है कि शहजाद उस दिन बटला हाउस के मकान नंबर L18 में मौजूद था। कोर्ट ने यह माना है कि शहजाद पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागा था। कोर्ट ने यह माना है कि शहजाद मौके का फायदा उठा करके वहां से फरार हो गया था। इस मामले में जितनी भी दलील पुलिस ने दी थी कोर्ट ने उसे माना है, जबकि लगातार इस मामले में बचाव पक्ष की तरफ से यह कहा जाता रहा था कि पृष्ठभूमि जो मकान की है उसे देखते हुए वहां से किसी का भी चौथे मंजिल से भाग पाना मुमकिन नहीं है। मसलन जो L18 बटला हाउस का है उसके दोनों ही तरफ के मकानों की छत इतनी नीची है कि कूद करके सुरक्षित वहां से भागा नहीं जा सकता। यदि उस मकान के चौथी मंजिल की छत से कोई कूदता बगल वाले मकान पर तो जरूर वो इंजर्ड होता, उसके हाथ पांव टूट सकते थे और ऐसी स्थिति में वो फरार नहीं हो सकता था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दलील ये दी थी कि शहजाद और जुनैद दरअसल छत से कूदकर नहीं भागे थे। जब ये एनकाउंटर हुआ, गोलियां चली, तो उस मंजिल की जो पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल पर लोग रहते थे वो आनन फानन में अपनी जान बचाने के लिए भागे और उसी भीड़ को आड़ बना करके शहजाद और जुनैद वहां से निकल भागे थे। रवि शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं साकेत कोर्ट परिसर से। रवि, क्या कहा कोर्ट ने? हेलो। रवि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रवि शर्मा से हम लगातार संपर्क की कोशिश में हैं। रवि हमें विस्तार से बताएंगे कि कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए और क्या कुछ कहा है। कोर्ट ने शहजाद को इंस्पेक्टर शर्मा की हत्या का दोषी भी माना है। इंस्पेक्टर MC शर्मा की हत्या का दोषी भी शहजाद है। यही कहा गया था कि शहजाद ने ही MC शर्मा पर गोलियां चलाई थी और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया था। MC शर्मा जो कि सबसे पहले शख्स थे L18 के उस सबसे ऊपरी चौथी मंजिल के उस दरवाजे को खटखटाया था उन्होंने, और जब दरवाजा खुला तो उन्होंने कहा था कि हम आइडेंटिटी देखना चाहते हैं, इस घर में जो लोग रहते हैं, इस घर में जो लोग मौजूद हैं। उनका इतना कहना था कि अंदर से फायरिंग शुरू हो गई और यह कहा जाता है कि ये फायरिंग शहजाद ने ही की थी। 3 गोलियां MC शर्मा को लगी थी, जिसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी, उन्हें शहीद करार दिया गया था। लेकिन अब कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हाँ, शहजाद ने ही गोलियां चलाई थी, वही इंस्पेक्टर शर्मा की मौत का दोषी भी है। रवि शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं साकेत कोर्ट परिसर से। रवि, फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने और क्या कुछ कहा है? जो है वो वहाँ पर मौजूद था और गोली भी चलाई थी MC शर्मा पर, इंस्पेक्टर शर्मा पर गोली भी चलाई थी। हालांकि ये जो इनको क्या सजा होगी या क्या आगे होगा वो अभी देखना। सजा का ऐलान सोमवार तक हो सकता है, लेकिन तकरीबन 12 से रवि शर्मा को हम स्पष्ट इसलिए नहीं सुन पा रहे क्योंकि इस वक्त वहां पर काफी शोर शराबा है। और आपको बता दें कि जो एनकाउंटर हुआ था बटला हाउस एनकाउंटर केस में शहजाद पर फैसला जो आना था, कोर्ट ने शहजाद को साफ तौर पर दोषी माना है। इसके अलावा इंस्पेक्टर MC शर्मा पर शहजाद ने ही गोली चलाई थी, ये कोर्ट का कहना है कि हां, इंस्पेक्टर MC शर्मा की हत्या का दोषी भी शहजाद ही है। लगातार दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि शहजाद MC शर्मा पर गोलियां चलाता हुआ फरार हो गया था। ये अकेला नहीं था, शहजाद के साथ जुनैद भी था। जुनैद अब तक पकड़ से बाहर है, जुनैद को अब तक नहीं पकड़ा जा सका है, लेकिन
दिल्ली पुलिस की दलीलें जो थी उसे कोर्ट ने माना है और साफ तौर पर साकेत कोर्ट का कहना है कि बटला हाउस एनकाउंटर मामले में शहजाद दोषी है। इंस्पेक्टर एमसी शर्मा की हत्या का भी शहजाद को दोषी करार दिया गया है। साकेत कोर्ट का वो फैसला जिस पर लगातार सभी की नजरें बनी हुई थी। कोर्ट के पास दोनों ही तरफ से जो दलीलें थी, समझा जा रहा था कि बेहद मजबूत दलीलें हैं। प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो कुछ दलीलें दी गई थी उन दलीलों को भी काफी मजबूत माना जा रहा था और इसके एवज में जो डिफेंस की तरफ से कहा जा रहा था वो भी काफी मजबूत दलील के तौर पर देखा जा रहा था। यह माना जा रहा था कि इस मामले में साकेत कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी वो बेहद अहम फैसला होगा, क्योंकि कोर्ट को यह तय करना है प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की बात सुनने और समझने के बाद कि आखिर 5 साल पहले हुए इस एनकाउंटर की सच्चाई क्या है। शहजाद को लेकर यह फैसला आना था। शहजाद वो आरोपी जो अकेला पकड़ा गया था, 1.5 साल बाद इस एनकाउंटर के आजमगढ़ से इसको गिरफ्तार किया गया था और शहजाद के बारे में साफ तौर पर अब कोर्ट का कहना है कि शहजाद दोषी है। शहजाद न केवल दोषी है बल्कि वो इंस्पेक्टर एमसी शर्मा की हत्या का भी दोषी है। बटला हाउस से मेरे सहयोगी राशिद हाशमी लगातार सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद, वो फैसला जिसका इंतजार था वो आ गया और साफ तौर पर साकेत कोर्ट का कहना है कि शहजाद दोषी है। इंस्पेक्टर एमसी शर्मा की हत्या का भी वही दोषी है। जी मेरे साथ मैं ठीक है टीम बिल्डिंग के ठीक सामने खड़ा हूं इस वक्त अनुराग, और आपने जैसा कि बताया कि इस वक्त बड़ा फैसला आ गया है, बल्कि आज की सबसे बड़ी खबर आ गई है और यहाँ के कई लोकल रेसिडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, कई लोकल पॉलिटिशियन मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो एनएचआरसी गए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन सभी से हम इस बारे में बात करेंगे। जो फैसला आया उसके बाद आपका पहला रिएक्शन क्या है? फैसला आया, बहुत दुखी हैं, बहुत अफसोस है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनकाउंटर फर्जी था और वो भी बेकसूर था। तो पुलिस के साथ में पूरी तरह से सरकार खड़ी हुई थी। पहले दिन से हम लोगों ने इसको फर्जी करार दिया और पूरे इलाके ने, हमने ही नहीं पूरे इलाके ने, और हर किसी की ये डिमांड थी कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो ताकि सच्चाई सामने आए। लेकिन आज क्योंकि जब भी सरकार से हम लोग जुडिशियल इंक्वायरी की बात करते थे तो सरकार के जो बड़े नुमाइंदे थे, प्रधानमंत्री थे, शीला दीक्षित थी, वो ये कहती थी कि अगर जुडिशियल इंक्वायरी इसकी होती है तो इसका पुलिस का मनोबल डाउन होगा। तो पुलिस को आज उन्होंने सपोर्ट किया और अगर आज ये मनोबल की बात करते थे, अब तो कोर्ट का भी फैसला आ गया तो कोर्ट ने भी इसको सही करार दिया, तो आप जुडिशियल इंक्वायरी आज करा दीजिए। तो हम पूरी तरह से जानते हैं कि पुलिस ने मनोबल, ये जो है सबूत, गलत सबूत इकट्ठे किए। लोकल रेजिडेंट्स की गवाही को नहीं माना गया क्योंकि कोई भी लोकल रेजिडेंट्स यहाँ गवाह नहीं है। ये पूरा इलाका वाहिद एक ऐसा इलाका है जो पूरा का पूरा जुडिशियल इंक्वायरी चाहता था और एनकाउंटर के खिलाफ था। इनमें से कई ऐसे लोग हैं अनुराग जिनका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस ने इंक्वायरी ठीक तरीके से नहीं की, ऑनेस्टी से नहीं की, और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि जुडिशियल इंक्वायरी आखिरकार क्यों नहीं की गई, इस तरीके के एनकाउंटर की जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं की गई। आप बताइए, कोर्ट का फैसला आ गया है, शहजाद को दोषी माना है कोर्ट ने, अदालत ने, इसके बाद आपका रिएक्शन क्या है? यहाँ के कई रेजिडेंट बहुत कुछ कहना चाहते हैं अनुराग। चलिए, बहुत कुछ ये कहना चाहते हैं। शहजाद में आऊंगा वापस, माफी चाहूंगा आपके पास में दोबारा आऊंगा। इस वक्त राशिद, हम सीधे रवि शर्मा का रुख करेंगे। रवि शर्मा जो कि साकेत कोर्ट परिसर से हमारे साथ हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा? देखिए, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो आशंकाओं के बादल, जो सवालों के घेरे में अब तक बटला हाउस एनकाउंटर था, वो साफ कर दिया गया है कि शहजाद वहां पर मौजूद था, शहजाद ने गोलियां चलाई, वो इंस्पेक्टर एमसी शर्मा के कत्ल में शामिल है और 307 का मुकदमा जो 2 और पुलिस वालों को गोलियां लगी थी उसमें भी उसे दोषी ठहराया है। मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है आशीष, आपसे जानना चाहेंगे अदालत ने किस तरह से व्याख्या की है इस पूरे फैसले की? देखिए, सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले में कि बटला हाउस को लेकर अभी तक जो अटकलें लगाई जा रही थी उस पर विराम लग गया। पहले ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शहजाद की इसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डिफेंस काउंसिल ने उनकी तरफ से जोरदार दलील दी थी और ये साफ तौर पे कहा था कि केवल पासपोर्ट बरामद किया गया था। इनफैक्ट जब वो वहां से भागा था शहजाद तो उनको देखा नहीं गया था, कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं बता पा रहा था, ऐसी तमाम दलीलें दी गई थी। इनफैक्ट पिस्टल भी नहीं बरामद किया गया था। लेकिन आज उन तमाम दलीलों पे कोर्ट ने विराम लगा दिया और साफ कहा कि इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा का जो कत्ल हुआ है वो शहजाद के रिवॉल्वर से हुआ था। इसके अलावा 302, 307 जाहिर है अब कम से कम शहजाद को या तो उम्र कैद या तो फांसी होगी। अब देखना मंडे को होगा कि मंडे को जब क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे जब बहस शुरू होगी उस दौरान क्या दलीलें रखी जाती हैं।
लेकिन आशीष, जो बचाव पक्ष की दलीलें थी कि वहां पर अभी तक उसका पिस्तौल बरामद नहीं हुआ है, मौका वारदात से गिरफ्तार नहीं हुआ, वहां पर सिर्फ पासपोर्ट मिला है, क्या इन सब चीजों के बारे में अदालत ने कुछ स्पष्ट किया? देखिए, अभी डिटेल ऑर्डर नहीं आया। डिटेल ऑर्डर आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर कौन कौन से ग्राउंड थे जो दिल्ली पुलिस की तरफ से सबमिट किए गए थे, उसके आधार पर कोर्ट ने इसको दोषी माना है। लेकिन इतना तय हो गया है कि डिफेंस काउंसिल ने जो ग्राउंड दिए थे, खासकर पासपोर्ट की बात करें तो डिफेंस काउंसिल ने कहा था कि वहां पे केवल पासपोर्ट का पाया जाना ये आधार नहीं हो सकता। जब वो भागा तो उस समय किसी ने उनको देखा नहीं, छत से भागने की जगह नहीं थी, और लगभग 1.5 साल के बाद उसको पकड़ा गया था। जो लखनऊ एटीएस है उसने पकड़ा था। तो इन सारी चीजों को लेकर डिफेंस काउंसिल ने जोरदार बहस की थी। लेकिन साफ तौर पे बार बार जो दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा था, स्पेशल टीम की तरफ से, कि वो वहां मौका पे मौजूद था। इतना ही नहीं, जो सैफ था, जो उसमें एक और आरोपी था जो वहां पे था उस समय, जिसपे मामला नहीं चला था क्योंकि वो उस समय बाथरूम में था, उसने साफ तौर पे कहा था कि उस समय शहजाद भी था। और उसी के बयान के बाद और फोन कॉल को ट्रैक करने के बाद ही शहजाद की गिरफ्तारी हो पाई। तो जाहिर तौर पे ये सारे जो डिफेंस, ये सारी जो बातें थी वो शहजाद के अगेंस्ट गई और आज कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया। कोर्ट का डिटेल ऑर्डर देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर और कौन कौन से आधार कोर्ट ने बनाए हैं। तो अनुराग, बेहद साफ है, अब बेहद साफ कर दिया है अदालत ने कि शहजाद वो शख्स था जो इंडियन मुजाहिदीन के उस मॉड्यूल का एक हिस्सा था। बटला हाउस के एनकाउंटर के वक्त वहां पर मौजूद था, गोलियां चलाते हुए भागा था, जो दिल्ली पुलिस का दावा था, और उस भीड़ का हिस्सा बनकर भागा था जो पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर बटला हाउस के L18 मकान में रहा करते थे। अब ये पूरी तरह से साफ है, अब ये ऑन रिकॉर्ड है। अनुराग, बिल्कुल ये ऑन रिकॉर्ड हो चुका है। रवि हमें कोर्ट परिषद से साफ तौर पर बता रहे हैं कि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि शहजाद न केवल दोषी है, बल्कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो कुछ कहा है, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि शहजाद भीड़ का फायदा उठा करके भागा था। लगातार डिफेंस की तरफ से यह कहा जाता रहा था कि वो वहां से भागना नामुमकिन है पुलिस की मौजूदगी में, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा था कि शहजाद जो और बाकी मंजिलों पर लोग रह रहे थे, जब वो अफरा तफरी में भागे तो उनके उस भीड़ का फायदा उठा करके शहजाद और जुनैद वहां से भागे थे। कोर्ट ने यह माना है कि शहजाद बिल्कुल उसी तरीके से भागा, वहां से फरार हुआ जैसा कि दिल्ली पुलिस ने कहा था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने यह कहा था कि शहजाद ही वो शख्स था, शहजाद ने ही MC शर्मा, इंस्पेक्टर MC शर्मा पर गोलियां चलाई थी, उन्हें 3 गोलियां लगी थी। कोर्ट ने यह भी माना है कि हां, शहजाद ने ही गोलियां दागी थी इंस्पेक्टर MC शर्मा पर और वही उनकी हत्या का दोषी भी है। साफ तौर पर यह बात अब ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो दलील दी थी उसे कोर्ट ने आधार मानते हुए, सशक्त सबूत मानते हुए साफ तौर पर इस मामले में एकमात्र पकड़े गए आरोपी शहजाद को दोषी करार दिया है। इंस्पेक्टर MC शर्मा की हत्या का भी उसे दोषी माना है। बटला हाउस का रुख करेंगे, राशिद हमारे साथ हैं। राशिद, वहां के लोगों की प्रतिक्रिया? वहां के लोगों से मैं बात करूंगा, उसके बाद बहुत जल्दी एक बार फिर से मैं दिखा लेना चाहूंगा अनुराग। यहाँ के कई लोग हैं जो कई बातें कहना चाहते हैं, बहुत जल्दी दिखाना चाहूंगा। L18 की यही वो बिल्डिंग है जिसे लेकर के अभी फैसला आया है। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त इंडिया न्यूज पर देख रहा है। 4थी मंजिल पर यहीं पर उस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी ये देख रहा है कि हाँ, आज फैसला आया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आप अभी कुछ आपसे बात हो रही थी, आप कुछ कह रहे थे। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से कहा गया कि तमाम फोन कॉल इंटरसेप्ट से पासपोर्ट मिला था और मौका वारदात पर उस वक्त शहजाद मौजूद था, इस बारे में क्या कहेंगे आप? इन लोगों ने जो बुनियाद बनाया था वो आतिफ और साजिद के टेलीफोन को बनाया था, और वो अभी रिकॉर्ड में ये साबित हो गया है कि वो टेलीफोन जो है आतिफ और साजिद के नाम पर ही नहीं है। और इन लोगों ने जो ये सारे जो अहमदाबाद में और दूसरी जगहों पर पकड़े थे, इन लोगों ने जब टेलीफोन की बात की कि इन लोगों ने अपने टेलीफोन भी यूज किए होंगे, तो इन लोगों ने कहा कि ये सारे टेलीफोन हमने एक जगह जमा करके रख दिया। कुछ केसेस में टेलीफोन को ये आधार नहीं मानते, कुछ केसेस में मान लेते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता। जब इलाका, इतना बड़ा इलाका, यहाँ पर एनकाउंटर हुआ, हजारों की तादाद में लोग थे, तो क्यों इनको एक भी गवाह नहीं मिल पाया यहाँ से कि ये एनकाउंटर सही बता सके, या उसके सामने गोली मारी गई हो या दहशतगर्द रह रहे हो? क्यों पुलिस ही की सिर्फ गवाही को माना गया और पुलिस ही से गवाही क्यों नहीं लगाई? जब पुलिस की मनोबल डाउन की बात होती थी तो पुलिस के खिलाफ पुलिस कैसे गवाही दे सकती है? पुलिस तो हम उनके फेवर में बात देगी क्योंकि उन्हीं पर ये उंगली उठ रही थी, उन्हीं पर ये बात आ रही थी। तो अपनी बात को सही साबित करने के लिए पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी बनाई और इस झूठे एनकाउंटर को सही साबित किया और कोर्ट से आज ये फैसला उनके फेवर में आ गया। आप रहेंगे हमारे साथ, आपसे मैं कुछ और भी बात करूंगा। वसीम साहब हमारे साथ मौजूद है। NHRC अपनी अपील लेकर के गए थे शहजाद को लेकर के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। वसीम साहब, अब फैसला आने के बाद चूंकि सोमवार को सजा का ऐलान हो रहा है शहजाद को लेकर के, आगे आप लोग क्या करेंगे? किस तरह का कदम उठाएंगे? एपेक्स कोर्ट जाएंगे, ऊपरी अदालत जाएंगे, और आपकी कोशिश क्या होगी? देखिए, हम तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि इसमें जो है इंसाफ होना चाहिए, और ये फैसला जो आया इसका तो हमें सुबह से मालूम था कि फैसला ऐसे ही आना है क्योंकि गवर्नमेंट इनकी है, पुलिस इनकी है,
सब कुछ इनका है, जैसा चाहे वैसा फैसला आ सकता है। वैसे ही इन्होंने सबूत बनाए और उसका फैसला आ गया, ये तो हमें पहले से पता था। अब हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जब ये फैसला आ गया तो गवर्नमेंट से जो हम 5 साल से जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं उसमें अब डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनको खुल के उसकी जुडिशियल इंक्वायरी करा देनी चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी किसने नहीं कराई और जुडिशियल इंक्वायरी होने से क्या होगा? जुडिशियल इंक्वायरी होने से कम हमें ये यकीन हो जाएगा कि सच्चाई क्या है, सच्चाई सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और ये जो जामिया नगर के नाम पे एक कलंक लगा है ये हटना चाहिए। आज जब जामिया और बटला हाउस और 13 सितंबर 2008 को जोड़ा जाता है, जहन में क्या ख्याल आता है? बहुत अजीब सा लगता है जिस टाइम पे जामिया नगर का नाम आता है। इससे एक यूनिवर्सिटी है जामिया यूनिवर्सिटी, वो भी बदनाम होती है, आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल रमजान का महीना चल रहा है, मुझे याद है वो भी रमजान का महीना ही था। जी बेशक रमजान का महीना था और इसी मुबारक महीने में हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इन पॉलिटिशियनों के दिमाग में ये बात आ जाए कि जिससे ये जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए। और जुडिशियल इंक्वायरी जो हम पिछले 5 सालों से मांग कर रहे हैं और पिछले विधानसभा इलेक्शन में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने यहाँ वसीम भाई, दिल्ली पुलिस कह रही है कि उनके पास बहुत सबूत थे। तो सबूत हैं तो कुछ सही है, हम कब मना कर रहे हैं? तो जुडिशियल इंक्वायरी कराने में क्या? चले राशिद मैं आऊंगा आपके पास, मैं वापस आऊंगा और बाकी आपके साथ जो तमाम लोग हैं उनकी भी हम प्रतिक्रिया जानेंगे, उनसे भी आप रूबरू होइएगा। इस वक्त सीधे रुख करते हैं हम अपने संवाददाता रवि शर्मा का। रवि, यानी कि अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस के दामन से आज एक दाग और धुल गया, जिसमें हमेशा ये कहा जाता रहा कि इंस्पेक्टर MC शर्मा पुलिस की ही गोली से मरे थे, आतंक की गोली से नहीं। जाहिर तौर पर हालांकि बहुत पहले साफ हो गया था जब मानवाधिकार आयोग की एक खास टीम ने जांच की थी इस पूरे मामले की और उसने अपनी रिपोर्ट 2 महीने के बाद पेश की थी जब हाईकोर्ट को। ये तभी साफ हो गया था कि वो पुलिस की गोली से नहीं मरे मोहनचंद शर्मा, बल्कि वो .38 बोर की किसी गोली से मरे जिसका इस्तेमाल पुलिस ने नहीं किया था। उस पूरी वारदात में पुलिस के पास 9mm की पिस्टल थी। लेकिन उससे ज्यादा अहम अनुराग यहाँ पर यह है कि आज शहजाद का क्या रवैया था अदालत में जब उसे सजा सुनाई गई। मैं चाहूंगा कि हम अपने संवाददाता से बात करें। आशीष, मुझे बताएं कि जिस वक्त अदालत ने सजा सुनाई, जब जज साहब ने सजा का ऐलान किया, उस वक्त शहजाद के क्या भाव थे, किस तरह के कपड़े पहने? देखिए, शहजाद जब आया लगभग 3:04 में शहजाद इंटर करता है। शहजाद के साथ भारी सुरक्षा बल अंदर आता है। शहजाद एकदम नॉर्मल रहता है, जैसे लग रहा है बिल्कुल कूल है। सजा सुनाई जाती है। नहीं, उन्होंने अंग्रेजी में पूछा। आज क्या फैसला हुआ है? हिंदी में 1 मिनट। या फैसला, द जजमेंट विल बी पुट अप। अभी नेट पे लगाएंगे जजमेंट हमने अभी पढ़ा नहीं है। जजमेंट में बस इतना बताया गया है दैट ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑन ऑल अकाउंट्स। शहजाद हैज बीन कन्विक्टेड ऑन ऑल अकाउंट्स। सो एज JTSA, जामिया टीचर सॉलिडारिटी एसोसिएशन, और हम लोग बाटला हाउस के लिए एनकाउंटर के खिलाफ जो फाइट कर रहे हैं, हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है। पर हम लोग ऐसे सेटबैक्स के साथ अभी हम लोगों का काफी हो गया है फेमिलियरिटी, तो हम लोग हार तो नहीं मानेंगे और वी आर फाइटिंग फॉर द हायर कोर्ट। अभी भी आप मानते हैं? आज भी आप? सॉरी, नहीं, हमने कभी नहीं कहा है कि फेक एनकाउंटर है। हमने ये कहा है कि ये एनकाउंटर के वी मस्ट हैव अ जुडिशियल प्रोब। हमने एनकाउंटर को फेक या नॉन फेक नहीं कहा है। हमने कहा है कि लोग जब प्रश्न उठा रहे हैं तो एक जुडिशियल आपको एक इंक्वायरी करने में क्या प्रॉब्लम है, जो अभी इशरात जहां के केस में हो रहा है। नहीं, ये केस का एक सिर्फ अभी जो हुआ है सिर्फ मोहनचंद शर्मा के किलिंग के ऊपर आपको आज फैसला मिला है। आतिफ और साजिद जिनके किलिंग जो भी मारे गए थे उनके ऊपर तो कोई आज वो तो लीगल लूपहोल में गिर गए हैं, उनके ऊपर तो मुझे खत्म करने दीजिए। और 5 लोग हैं जेल में है, जिनके और कई लोग हैं जिनके ऊपर अभी भी चल रहा है। तो ये आप आज का नहीं कह सकते। आपको ये सब निर्दोष क्यों लगते हैं? वो निर्दोष इसलिए लगते हैं कि इतने सारे लोग, जब पहला चीज तो ये है कि आप निर्दोष नहीं कह सकते हो। किसी भी जगह पे जब किसी का ऐसी हत्या होती है, मिनिमम आप एक इंडियन सिटीजन के हिसाब से इतना कह सकते थे जुडिशियल इंक्वायरी हो। एक लोग मांग रहे हैं, इतना डरते क्यों है? जब अदालत में दोनों पक्षों का लंबा सुना गया उसके बाद तो कुछ नहीं रह जाता ना जुडिशियल। तो आगे का भी कोर्ट है। नहीं, आप खुद बताओ, आप मान के चलते हो कि जो पहले कोर्ट का हियरिंग होता है वही फाइनल होता है? तो आप लोग अभी हम आगे का और हाँ, तो आगे का हम नहीं मानते हैं। वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस जजमेंट एंड वी विल फाइट अहेड। तो
अभी जो सेंटेंस आना बाकी है, क्वांटम पे बहस होना बाकी है, मंडे को सजा पर बहस होगी, लेकिन सजा पर जैसे ही जो है बहस पूरी होगी, जो आदेश आएगा उसको आप लोग हाईकोर्ट में चुनौती देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हाईकोर्ट में फाइट करेंगे, आगे भी फाइट करेंगे। और जैसे पहले हमारे एक कंप्लीट एक्विटल हुआ था सलमान का, जिसके बारे में प्रेस बहुत कम बात करते हैं। सलमान हैड बीन डिस्चार्ज, जबकि उनको एयर मॉड्यूल के ऊपर उनको चार्ज किया गया था, इतना सीवियर उनके ऊपर था। हाँ, तो इसीलिए प्लीज थैंक यू। Well, you heard those comments coming from, in fact, ये आपने सुना, बचाव पक्ष की वकील थी और बचाव पक्ष की वकील की तरफ से साफ कहा गया कि आज साकेत कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है वो उसे स्वीकार नहीं करते और वो ऊपरी अदालत में दरवाजा खटखटाएंगे। सोमवार को जब शहजाद पर सजा का ऐलान होगा तब उसके बाद वो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। रवि, साफ तौर पर बचाव पक्ष इस फैसले को स्वीकार नहीं करता और वो ऊपरी अदालत में जाएगा और यही उन्हें करना भी था। रवि, मेरा ये सवाल आपसे है। जाहिर तौर पर अभी इसके आगे की लड़ाई बाकी है, क्योंकि जी हाईकोर्ट जाने का ऑप्शन जरूर है बचाव पक्ष के पास अभी, लेकिन इस फैसले पर अभी बाकी है ये फैसला सुनाना, क्योंकि अभी सजा नहीं सुनाई गई है, अभी सिर्फ दोषी करार दिया गया। सोमवार को बताया जाएगा कि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगा, सजा की मियाद कितनी होगी। लेकिन क्योंकि मामला 302 का है, हत्या का और हत्या के प्रयास का है, तो कम से कम उम्र कैद यहाँ पर बनती है इस गुनाह की सजा, तो उसको तो फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, इनके पास ऑप्शन है कि अभी हाईकोर्ट जा सकते हैं, हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं और उस अपील के बाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले को सुनेगा और देखेगा कि आखिर वो क्या पॉइंट्स हैं जिनको लेकर ये दोबारा से चाहते हैं कि अदालत हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को सुने, दोबारा से उन पॉइंट्स पर गौर करे और उसके बाद इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया हाईकोर्ट दे। चलिए रवि, आपके पास लौटूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु, इस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया? जी नमस्कार। ये कोर्ट का फैसला आया है, न्याय की प्रक्रिया एक स्तर तक पूरी हुई है और इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी की जो हत्या हुई थी, उन शहीद और उसके शहीद के परिवार को आज एक प्रकार से न्याय मिला है। शहजाद को हत्या का दोषी माना गया है, तो हम इतना ही कहेंगे कि पूरा जजमेंट को पढ़ने के बाद पूरी प्रतिक्रिया दी जा सकती है। लेकिन आज इंस्पेक्टर शर्मा का परिवार को कहीं न कहीं न्याय मिला है, इस देश में न्याय है, देर भले हो लेकिन फिर भी न्याय मिला है, ऐसी आशा बनी है। हम इस निर्णय का, कोर्ट के निर्णय का, इस फैसले का स्वागत करते हैं। बिल्कुल कैप्टन अभिमन्यु, अब यहाँ पर दो पक्ष हैं, जाहिर सी बात है। एक इस फैसले को स्वागत जो करते हैं हुआ था और मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त वकील साहब को सुन लेते हैं। कोर्ट ने किस हद तक कंसीडर किया ये तो जजमेंट देखने के बाद ही हमें पता लगेगा, लेकिन उसके उन तमाम चीजों को आ जाने के बाद हमें इस तरह के जजमेंट की उम्मीद नहीं थी। आप लोगों ने दिल्ली पुलिस की जांच के ऊपर सवाल खड़े किए थे, आप लोगों ने कहा था कि सबूत नहीं है इस मामले में और शहजाद को जो बरी किया जाना चाहिए। आप लोगों ने दिल्ली पुलिस की जांच के ऊपर सवाल खड़े किए थे, तो कोर्ट ने भी आपके सवालों को आधार मानकर दिल्ली पुलिस से सवाल पूछे थे। तो क्या मानते हैं कि आपकी दलीलों से इत्तेफाक नहीं रखा है कोर्ट ने अपने फैसले में, क्योंकि उसी आधार पर ही दोषी करार दिया गया है? अब वो जब जजमेंट पढ़ेंगे तभी ये पता लगेगा कि जो बात हमने कही, कोर्ट ने उन तमाम चीजों को उसमें लिखते हुए उसका कोई रिबेटल या उसका किस तरीके से उसको डिस्कार्ड किया है। बगैर देखे हुए तो उसको हम नहीं बता सकते, लेकिन इस प्राइमा फेसी उस पर तो हम यही कह सकते हैं कि हाँ, हमारी तमाम चीजों को अवॉइड किया। कोर्ट ने फैसले में किन किन धाराओं के तहत शहजाद को दोषी करार दिया है? क्या वो सभी धाराएं जिनमें चार्जेस फ्रेम किए गए थे? तकरीबन सभी, सिर्फ 174 एक धारा है जिसमें कि वो एस्कॉन्डर की होती है कि जो लोग यहाँ से एस्कॉन्ड कर रहे होते हैं, बाद में उनके ऊपर मुकदमा बनता है कि वो मौके से भाग गए थे, उसमें बरी किया है। बाकी उसके अलावा 186, 353, 307, 302 और बाकी सबके साथ उन्होंने 34 लगा रखी है जो कॉमन इंटेंशन। आप इसको आगे चैलेंज करेंगे, हाईकोर्ट में सजा पर बहस होगी तो उस दौरान अधिकतम सजा की मांग करेगा। आप लोगों का क्या, आप लोग आपकी क्या दलील रहेगी कि सजा कम से कम दी जाए? आपकी क्या दलील है कि सजा कम मिले? सजा पर बहस होगी, आप लोग किस तरह से? अब इस तरह की कोई भी चीज पहले ही कहना जो वहां हम आर्गूमेंट में कहेंगे उस वक्त मैं समझता हूँ वो प्री मेच्योर होगा, प्री टाइम होगा कि मैं इस वक्त वो तमाम बहस करूं यहाँ या आपको बताऊं कि उस वक्त हम कौन सी बहस करेंगे। हाँ, ये इतना बिल्कुल अगली कार्रवाई होगी, नेचुरली हम अपील में जाएंगे। अब कापी हमें जब सप्लाई होगी उसके बाद ही हम वो कार्रवाई करेंगे, उससे पहले जा नहीं सकते। बिल्कुल करेंगे, फौरन करेंगे, बिकॉज हम होपफुल हैं ऊपर की अदालत से। इसलिए जिस तरह का ट्रायल रहा, जिस तरह की एविडेंस और तमाम चीजें रही हैं, उससे हमें होप्स हो कि हमें बहुत सारी रिलीफ ऊपर मिल जाएगी। आपको लगता है कि शहजाद निर्दोष है? क्यों आप कह रहे हैं? कोई एक कारण जिससे आपको लगता हो कि शहजाद निर्दोष है? इसलिए कि वो वहां था ही नहीं। वो वहां जिस वक्त ये तमाम कार्रवाई हुई है, जिसकी वो
ये बता रहे हैं प्रोसिक्यूशन वो मौके साबित नहीं कर पाए। जो टेलीफोनिक रिकॉर्ड आया था उसमें जो ये आई थी उसकी लोकेशन उस दौरान बाटला हाउस के L18 में, L18 के पास में। नहीं, इसके फोन की कोई लोकेशन नहीं है, वो कोई उनमें जो डिसीज है उसके फोन की लोकेशन की बात वो कर रहे हैं। अब ये देखिए आप लोग गलत उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसके किसी फोन की लोकेशन की बात नहीं है। वो जो उसमें एक डिसीज है मोहम्मद आसिफ, उसके फोन की लोकेशन की वो बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वो वहाँ नहीं था, लेकिन आप साबित नहीं कर पाए इसे कोर्ट में। तो ये तमाम चीजें तो जब हम जजमेंट देखेंगे कि जो चीजें इन तमाम चीजों की इसके तर्क में हमने रखी है उसको कोर्ट ने कैसे डिस्कार्ड किया है। एस कमर तो ये एस कमर साहब एस कमर बचाव पक्ष के वकील एस कमर, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे कि इस मामले में जो भी दलीलें बचाव पक्ष ने दी थी उसे कोर्ट ने नकार दिया है, लेकिन उसके पीछे क्या आधार कोर्ट ने दिया है वो फैसले की पूरी कॉपी आने के बाद ही पता चलेगा। दिल्ली की साकेत कोर्ट का अहम फैसला जिसमें शहजाद को दोषी माना गया है। 19 सितंबर 2008 को बटला हाउस में जो एनकाउंटर हुआ था, कोर्ट का कहना है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस की दलील ठीक है। शहजाद जो कि एकमात्र इसमें पकड़ा गया शख्स था, आरोपी था, उसी ने इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को गोली मारी थी और उसी की गोली से मोहन चंद शर्मा मारे गए थे। यहां हम एस कमर को रवि सुन रहे थे। हम आपसे जानना चाहेंगे धारा 374, 302, 307 के अलावा किन किन धाराओं के तहत शहजाद को दोषी माना है कोर्ट ने? अनुराग, उससे पहले हमारे साथ में संघमित्रा है। जी बिल्कुल। जो जामिया की जो टीचर्स एसोसिएशन है उसकी प्रेसिडेंट है ये, इनसे बात करना चाहेंगे। मैडम आप जानना चाहेंगे इस फैसले पर आपको क्या कहना, क्या सकते? हम यही कहेंगे जो अभी तब से कहे जा रहे हैं कि हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। एज एन एसोसिएशन हम लोग लड़ रहे हैं, पर इससे हम हार नहीं मानेंगे। जैसे कि पहले सलमान का पूरा एक्विटल हुआ था, वैसे ही हम इस केस में भी चाहेंगे कि ऐसा हो हाई कोर्ट में। अभी तक जजमेंट पढ़ा नहीं है कि जजमेंट रिलीज हुआ, आज नेट पे है अभी तो। पर एक बात है कि बहुत शॉक्ड है कि इतना एक ऐसा जजमेंट था जिसमें कोई भी एविडेंस न्यूज़पेपर रिपोर्ट ही देखे आप, बाकी सब भूल के। आपने मैम इस पूरे ट्रायल को लगातार वहाँ पे फॉलो किया है आपने, ऐसे कौन से पॉइंट्स आपको लगते हैं जिनको कि दरकिनार कर दिया अदालत ने या फिर उतना वेटेज नहीं? कुछ ऐसा लग रहा है कि सब एविडेंस को मसलन हम तो हाँ शॉक में। पहला चीज की कार्ट्रिज मिलते नहीं, इनके साथ मैच नहीं होता है, इनका शहजाद का कोई एक बिलोंगिंग नहीं था। शहजाद उस घर से भाग कैसे सकते थे? कोई भी L18 को जाके देखे पता लगेगा, कोई कूद के भाग नहीं सकते जब चारों तरफ पुलिस है। और एक भी आई विटनेस ने शहजाद को पहचाना नहीं, उनके कपड़े तक पहचाना नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में जो काफी कॉम्प्लिकेटेड था ही नहीं, जो बातें हम 2008 से कह रहे हैं, 2010 में जब उनको पकड़ा तब से कह रहे। हाँ तो कोई पासपोर्ट में वहाँ पर शहजाद देखा ही नहीं जज ने। पासपोर्ट वहाँ पर शहजाद को मिला। पासपोर्ट 1.5 साल पहला पुराना एक पासपोर्ट है, 1.5 ईयर ओल्ड पासपोर्ट। अब वो 1.5 ईयर ओल्ड पासपोर्ट के बेसिस पे आप किसी को मर्डर चार्ज पे टांगेंगे, बहुत बड़ा। आगे का आपका क्या? आगे का है कि हम लोग लड़ेंगे, अगले हाई कोर्ट में लड़ेंगे, आगे लड़ते रहेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर तौर पर एक पक्ष है जिसको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर फेस करनी पड़ी है इस फैसले के बाद अदालत के, लेकिन दिल्ली पुलिस के जिन अधिकारियों से हमारी बात हुई अनुराग, उनमें एक राहत की, खुशी की लहर दिखाई दे रही है साफ तौर पर। उनको लग रहा है कि उनका आत्मसम्मान बचा है, उनके एक अफसर का आत्मसम्मान बचा है जो अपना काम करते हुए शहीद हुआ, देश के लिए शहीद हुआ। अनुराग बिल्कुल। रवि, अब आपने सवाल पर लौटूंगा मैं। 307, 302, 374 के अलावा किन किन धाराओं के तहत शहजाद को दोषी माना है कोर्ट ने? देखिए फिलहाल तो अभी कोर्ट का क्योंकि खुलकर पूरा नहीं आया है जजमेंट, लेकिन उनमें जितनी भी सजाएं हैं सबसे ज्यादा सजा 302 में होगी जो कि कम से कम उम्र कैद होगी। इसके अलावा 307 है जिसमें कम से कम 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा जो 353 है यानी किसी को ड्यूटी करने से रोकना, किसी सरकारी अफसर को किसी सरकारी अफसर के काम में बाधा डालना, इस तरह के तमाम मामले हैं जिनमें उनको सजा हुई है। लेकिन क्योंकि वो सब सजाएं साथ साथ चलेंगी तो अनुराग जो सबसे बड़ी सजा है उसी को काउंट किया जाता है। यानी कुल मिलाकर ये कहना होगा कि उम्र कैद की सजा कम से कम यहाँ पर होगी और बाकी सजाएं सभी मामलों में सजाएं, सभी धाराओं के तहत जो सजाएं मिलेंगी वो सब साथ साथ चलेंगी। लिहाजा उसको कम से कम उम्र कैद यहाँ पर रहनी होगी। बिल्कुल। रवि, क्या ये पता चल पाया है कि जो डिफेंस की दलीलें थी उन्हें क्या कहते हुए खारिज किया है कोर्ट ने? देखिए अभी क्योंकि विस्तार से फैसले का आना बाकी है, अभी पूरा जजमेंट नहीं आया है, अभी सिर्फ उन्होंने सेंटेंस सुनाया है अपना और माफ कीजिएगा अभी सिर्फ फैसला सुनाया, दोषी करार दिया है। उसके बाद में भी सेंटेंस का आना बाकी है जो सोमवार को होगा और उसके बाद में पता चलेगा कि अब थोड़ी देर के बाद कि क्या वो पॉइंट्स थे जिनको
ज्यादा वेटेज दी गई कोर्ट में? क्या वो पॉइंट्स थे, क्या वो दलीलें थी जिनकी अहमियत बहुत ज्यादा रही कोर्ट की नजर में, और क्यों रही? ये तमाम बातें उस जजमेंट का हिस्सा होंगी अनुराग। धीरे धीरे सब हमको अभी जानकारी कुछ देर में मिलने वाली है, लेकिन ये तय है कि जो डिफेंस की तरफ से जो दलीलें थी, जैसे कि उसमें एक दलील थी कि मौके से शहजाद गिरफ्तार नहीं हुआ है, लिहाजा उसको ऐसे कनेक्ट नहीं किया जा सकता उस बिल्डिंग के साथ में। इसके अलावा जो सैफ पकड़ा गया था, वहां से सैफ को चश्मदीद नहीं बनाया गया इस मामले में। करीब करीब 1.5 साल बाद 1 फरवरी 2010 को गिरफ्तारी हुई शहजाद की, वो भी आजमगढ़ से हुई और यूपी एटीएस ने उसको पकड़ा, दिल्ली पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा। तो तमाम इस तरह के पॉइंट्स थे जो उन्होंने अदालत में रखे थे बचाव पक्ष ने, और कहा था कि शहजाद का सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बनता नहीं है, उसको इस तरह की सजा इतने संगीन मामले में नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नजर नहीं आती है, वेपन तक उसका बरामद नहीं हुआ था। इसके अलावा शहजाद पर कोई भी आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित केस भी पुलिस ने नहीं लगाया था। तो तमाम दलीलें थी बचाव पक्ष की अपनी, लेकिन वो क्यों अदालत में खड़ी नहीं रह सकी, क्यों नहीं ठहर पाई, ये जैसे ही विस्तार में फैसला आता है उसमें अनुराग आगे पता लग पाएगा। बिल्कुल, चले विस्तार से फैसला आएगा। फैसले की कॉपी पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या डिफेंस की तरफ से दलीलें थी जो खारिज की गई हैं, और उनको खारिज करने के पीछे कोर्ट ने क्या कुछ आधार दिया है। बटला हाउस से राशिद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राशिद, फैसला आ चुका है, तमाम प्रतिक्रियाएं बटला हाउस के आसपास से आप हम तक पहुंचा रहे हैं। बाकी जो लोग हैं जो इस एनकाउंटर के चश्मदीद रहे हैं, जिनके सामने जिनकी मौजूदगी में यह एनकाउंटर हुआ, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? वो अब इस फैसलों को किस तरीके से, किस नजरिए से देख रहे हैं? मुख्तलिफ लोग हैं जो यहाँ पर 13 सितंबर 2008 को रहे हैं अनुराग, और इनका ये कहना है कि यहाँ पर कोई भी चश्मदीद जो है दिल्ली पुलिस के पास नहीं था, अपने पुलिस वालों को ही। इनमें से कई लोगों का ये कहना है अपील भी आपकी, वकील भी आपके और दलील भी आपके, यानी अपील वकील दलील सब आपने साथ में ही कर ली, और यहाँ पर न एनएचआरसी वाले आए और दिल्ली पुलिस के जो जांच है, दिल्ली पुलिस के जो तमाम इन्वेस्टिगेशन है, उसमें कई ग्रे एरियाज है। अमानतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है, लोकल पॉलिटिशियन है। अमानतुल्लाह साहब, कोर्ट ने अब ये मान लिया है कि शहजाद के खिलाफ सारे सबूत जाते हैं। देखिए, एनएचआरसी ने जिस तरह से कहा कि एनकाउंटर सही था, तो एनएचआरसी के लोग यहां पर नहीं आए, ना उन्होंने लोगों से पूछा। उन्हें आना चाहिए था, लोगों से पूछते, पता करते क्या है क्या नहीं। ये तो घर पे बैठे, अपने ऑफिस में बैठे और एक तैयार की रिपोर्ट और उसके बाद दे दिया कि एनकाउंटर सही था। क्योंकि हुकूमत कहीं ना कहीं हमेशा ये कहती आई है कि पुलिस का मनोबल डाउन होगा, और उस मनोबल को बचाने के लिए सबने अच्छा, एक बात और है, यहाँ पर और भी कई लोग हैं अनुराग, और यहाँ की जो चौथी मंजिल है, इस बिल्डिंग की चौथी मंजिल जहां पर एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था, दिल्ली पुलिस की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से यह कहा गया था कि 108 नंबर के फ्लैट में काफी हथियार भी बरामद हुए थे। आप थे क्या 13 सितंबर 2008 को यहाँ पर? आप में से कोई अगर यहाँ से गुजर रहा हो किसी के साथ? हाँ, अमानतुल्लाह साहब, एक बात और बताइएगा मुझे। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि भाई एनकाउंटर तो अंदर हुआ है, कई संदिग्ध चीजों के बारे में हमें पता चला था, कई सस्पेक्टेड लोगों के बारे में हमें पता चला था, जो बाकी 2 लोग जो मारे गए थे, जो 2 सस्पेक्ट्स मारे गए थे, उनके बारे में अब किस तरह से अदालत में आगे जाएंगे आप लोग? और एनकाउंटर फेक नहीं है ये कह दिया है अब अदालत ने। देखिए, जो 2 लोग मारे गए थे, आतिफ और साजिद, उन लोगों के टेलीफोन को इन लोगों ने बुनियाद बनाया कि ये टेलीफोन लोगों को इस्तेमाल किए, लोगों को बताया उनके जरिए। लेकिन ये अदालत में ये बात साबित हो गई है, जो केसेस चल रहा है उसमें ये कहीं ना कहीं है कि ये दोनों मोबाइल आतिफ और साजिद इस्तेमाल नहीं करते थे, वो कोई एक दूसरे लोग हैं जिनके नाम पर अलॉट है वहां से। तो जो मोबाइल वो इस्तेमाल एक बड़ी खास चीज दिखाना चाहूंगा मैं अनुराग, आप देख सकते हैं हलचल किस तरीके की है। जैसे ही फैसला आ गया है, इस गली से लेकर के हलचल किस तरह की है, और यहां से लेकर के ठीक दूसरी तरफ अभी आप चले जाइए, बहुत ज्यादा भीड़ लग चुकी है। ऊपर आप L18 में देखेंगे, छत से एक बच्चा ऊपर से झांक रहा है, वो देखना ये चाहता है क्या हुआ था, उसे शायद याद भी नहीं होगा कि 5 साल पहले यहां पर क्या हुआ था। L19 बिल्डिंग, L20 बिल्डिंग, और पूरी गली में इस वक्त भीड़ लग चुकी है। हर कोई, उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हाँ 5 साल पहले यहां पर कुछ हुआ था, लेकिन क्या हुआ था इस बारे में हम तो बहुत छोटे थे, हमें बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं था। थोड़ा सा मैं इस वक्त एक बार फिर से चाहूंगा कि एक बार फिर हम अगर अंदर जाएं, यहां पर ये देखिए, यही वो L18 बिल्डिंग है अनुराग, और इसी बिल्डिंग में यहां से 7 लोगों के साथ मोहन चंद शर्मा अंदर दाखिल होते हैं। मोहन चंद शर्मा दाखिल होते हैं, उसके बाद यहां से बाईं तरफ आप जब जाएंगे तो एक संकरी सी सीढ़ी है, वहां से 7 लोग ऊपर जाते हैं, चौथी मंजिल तक पहुंचते हैं। उसके बाद नॉक किया जाता है, 108 नंबर फ्लैट को नॉक किया जाता है। कहा यह जाता है कि अंदर आइडेंटिटी पूछने के लिए मोहन चंद शर्मा गए, लेकिन उसके बाद अंदर से फायरिंग हुई, बाहर से फायरिंग हुई। होली फैमिली हॉस्पिटल फिर मोहन चंद शर्मा को लेकर के जाया जाता है, वहां पर उनकी मौत हो जाती है।
और डिफेंस लॉयर हालांकि जो तमाम बातें कह रहे हैं, डिफेंस लॉयर का ये कहना है कि आतिफ और साजिद जब एनकाउंटर को अंजाम दिया गया उसके बाद उससे पहले आतिफ और साजिद के शरीर पर काफी जख्म के निशान मिले थे। पोस्ट में एक चीज और है, मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, आप लोगों का ये कहना था कि आतिफ और साजिद के बदन पे काफी जख्म के निशान मिले थे, लेकिन इसे भी अदालत ने नहीं माना। चले राशिद, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा, आपसे हम बातचीत दोबारा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए। अभी फिलहाल रवि शर्मा का हम रुख करेंगे, साकेत कोर्ट परिसर से लगातार हमारे साथ हैं। रवि, अब बचाव पक्ष साफ तौर पर इस फैसले से नाखुश है। उसका कहना है कि वो ऊपरी अदालत में जाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि अगर इस तरह का पुलिस ने एनकाउंटर किया था तो एनएचआरसी की गाइडलाइंस के मुताबिक उसकी मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए थी, उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। और अब ये उनकी तरफ से मांग उठ रही कि अगर इस एनकाउंटर को लेकर कोई शक व शुबा नहीं था तो इसकी अब तक न्यायिक जांच क्यों नहीं कराई गई, अदालत ने इसके आदेश क्यों नहीं दिए? देखिए, ये मामला हाईकोर्ट में भी गया था और हाईकोर्ट ने इसी के बाद में एनएचआरसी की एक विशेष टीम को एक जिम्मा सौंपा था कि वो निष्पक्ष जांच करे, अपनी रिपोर्ट 2 महीने में पेश करे। और अगर रिपोर्ट में इस तरह की फाइंडिंग्स मिलती हैं कि जरूरी है न्यायिक जांच कराना, तो अदालत इसके लिए तैयार थी। लेकिन वो रिपोर्ट नेगेटिव आई और उस रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में जो ये इनकाउंटर था वो फर्जी नहीं था, इस मामले में न्यायिक जांच की कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसा एनएचआरसी की एक टीम ने कहा था। और वो एक निष्पक्ष बॉडी मानी गई थी और जिसके लिए जिन्होंने अपील लगाई थी कि इस मामले में न्यायिक जांच हो, वो लोग भी इसके लिए सहमत थे जब ये जांच की उस विशेष टीम को दी गई थी। लिहाजा इस मामले में न्यायिक जांच उस समय नहीं हुई, लेकिन और इसके बाद इस एनकाउंटर को जो अदालत ने, हाईकोर्ट ने इसको सही एनकाउंटर माना था और आज अदालत में फिर से वही एक बात साबित हुई है। साथ ही अनुराग, अदालत में ये बात भी साबित हुई है कि दिल्ली पुलिस का जो कहना था, जो उस पर सवाल उठ रहे थे कि लोकल पुलिस को क्यों नहीं बताकर यहाँ पर टीम आई, इसके अलावा उन्होंने वेस्ट क्यों नहीं पहन रखी थी, बुलेट प्रूफ अगर एक एनकाउंटर के लिए वो जा रहे थे, 7 लोगों की टीम एक मकान में बिना किसी एहतियात के क्यों चली गई, पूरे इलाके को स्क्वाडन ऑफ क्यों नहीं किया गया। तो इसमें जो दिल्ली पुलिस की दलील थी, जो अभियोजन पक्ष की दलील थी, वो ये थी कि वो एनकाउंटर करने नहीं गए थे, वहां एनकाउंटर जैसे किसी हालात का की अंदेशा उनको नहीं था, वो सिर्फ पूछताछ करने के लिए गए थे, एक तरह की रेकी करने के लिए गए थे। और इसीलिए उन्होंने अपने एक पुलिसकर्मी को, धर्मेंद्र सिंह नाम के पुलिसकर्मी को, उन्होंने सब इंस्पेक्टर थे जो कि उनको बाकायदा एग्जीक्यूटिव बनाया था एक प्राइवेट फोन कंपनी का, और वो बाकायदा टाई सूट और एक बैग लेकर वहां पर गए थे। अपना परिचय उन्होंने इसी तरह से दिया था कि वो एक कंपनी से आए हैं, फोन की कंपनी से आए हैं और उन्हें तस्दीक करनी है कि वहां कौन रहते हैं। तो एक पूरा रेकी का ये पूरा ऑपरेशन था और इसमें अचानक अगर आरोपियों की तरफ से, जो कि अब दोषी हो चुके हैं, गोलीबारी नहीं होती तो एनकाउंटर जैसे हालात पैदा ही नहीं होते। और शायद दिल्ली पुलिस इसके लिए तैयार नहीं थी कि 7 लोगों की वो टीम कि वो इतनी भारी गोलीबारी झेल सके और अचानक हुई इस तरह की गोलीबारी को वो झेल सके, और शायद इसी का फायदा उठाकर वो 2 लोग भागे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पूरे तौर पर कोर्ट में सटीक साबित हुए हैं, उन्हें अदालत ने सही माना है कि अगर इस तरह के हालात बनते हैं, एक टीम जो पूरी तरह तैयार नहीं है, 7 लोगों की टीम जिसमें से 3 जख्मी हो जाते हैं और एक जो लीडर है टीम का वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है, तो उनको लाते हुए जैसे तस्वीरें भी उस समय दिखाई दी गई थी कि 2 आदमी कंधा देकर उसी टीम के 7 लोगों की टीम में से इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा को लेकर सेफ जगह की तरफ जा रहे थे। यानी सिर्फ 4 लोग उस पूरी बिल्डिंग में बचते हैं जो कि 4 माले की है, जिसमें कई कमरे हैं और उन कमरों में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। ऐसे में लगभग एक ही उम्र के सभी लड़कों के बीच में पता लगा पाना कि कौन आरोपी है, कौन नहीं है और कौन वो है जो गोली चलाकर अभी भागे हैं, बेहद मुश्किल काम था। अदालत में ये बात पूरी तरह से अदालत ने मानी है कि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि लोग धोखा देकर भाग निकले हों। इसके अलावा जुनैद का अब तक गिरफ्तार न होना अपने आप में साबित करता है पुलिस की उस थ्योरी को, जिसके मुताबिक जुनैद और शहजाद दोनों एक साथ फरार हुए थे। इसके अलावा शहजाद का नाम इस पूरी वारदात के फौरन बाद ही, जब बटला से एनकाउंटर हुआ था, उसकी उसी शाम तक पुलिस ने फ्लैश कर दिए थे कि 2 लोग संभावित हैं, इनकी तलाश है, ये लोग वहां से भागे हुए हैं, ऐसा शक है। लेकिन इसके बावजूद 1.5 साल तक करीब शहजाद का खुद को पुलिस के हवाले न करना, जुनैद का अब तक न करना, तमाम ये वो फैक्ट्स हैं जो अदालत ने पूरे तौर पर जिनको सही माना है और जिनके आधार पर अदालत ने ये कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस साफ तौर पर बताते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है और कहीं ना कहीं पुलिस की थ्योरी पूरे तौर पर सटीक साबित होती है। अनुराग, बिल्कुल रवि, आपके पास मैं लौटूंगा। इस वक्त अभय पाराशर का हम रुख करेंगे। अभय पाराशर दरअसल शहीद इंस्पेक्टर MC शर्मा के घर के बाहर से इस वक्त मौजूद हैं। अभय, यहां एक लंबे समय के बाद इंसाफ मिला है एक इंस्पेक्टर को भी और एक न्यायिक प्रक्रिया को भी देखते हुए उनका परिवार आज बड़ी राहत महसूस कर रहा होगा। देखिए अनुराग, लंबे समय के बाद पूरी तरीके से अगर हम बोले तो उस पूरे परिवार को इंसाफ मिला है। जिस तरीके से आज कोर्ट ने साफ तौर पर शहजाद को दोषी करार दिया है,
और वहीं इससे पहले भी जिस तरीके से हाईकोर्ट ने साफ तौर पर दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दी थी, परिवार बिल्कुल थोड़ा बहुत राहत महसूस जरूर कर रहा होगा, लेकिन अभी वो मीडिया के सामने बातचीत करने के लिए नहीं आ रहा है। अपने आप में अंदाजा लगाया जा सकता है क्या वक्त उनके लिए चल रहा है। अपने परिवार का जो उनका शख्स था, जो कि मोहन चंद शर्मा इंस्पेक्टर थे, वो शहीद हुए। उसके बाद तमाम तरीके की राजनीति शुरू हो गई, तमाम तरीके के इस तरीके के बयान आने लगे कि ये एनकाउंटर जो है फर्जी एनकाउंटर है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने पहले साफ तौर पे जो एनएचआरसी की रिपोर्ट थी उस पर मोहर लगाई, दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दी। और आज जिस तरीके से जो शहजाद जिसे कि पकड़ा गया था, जिस पर दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर बात कही थी कि शहजाद और साथ ही साथ उसके जो दूसरा आतंकी था वो फरार होने में कामयाब हो गए थे, उसके बाद शहजाद को पकड़कर लेके आई दिल्ली पुलिस। उस पर आज साकेत कोर्ट ने जिस तरीके से अपना फैसला सुनाया है, उसमें कहीं ना कहीं परिवार जरूर राहत महसूस कर रहा होगा। हालांकि जो पड़ोसी हैं मोहन चंद शर्मा के, उनका ये बोलना है कि, और जो साथ ही साथ जो उनके पीएसओ है उनका बोलना है कि जो मोहन चंद शर्मा की पत्नी है वो सोमवार को, जब यानी कि जब सजा का ऐलान किया जाएगा उस दिन मीडिया से बात करेंगी। आज सुबह से बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पल का कितने दिनों से इंतजार था, कितने सालों से इंतजार था। मोहन चंद शर्मा को आज इंसाफ मिला है और साथ ही साथ जो पूरी की पूरी न्यायिक प्रक्रिया थी वो आज कहीं ना कहीं सही तरीके से निकलकर सामने आई है। यानी कि अभय, मोहन चंद शर्मा के परिवार से इस वक्त कोई भी मीडिया से बात नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल अनुराग, मोहन चंद शर्मा के परिवार से इस वक्त कोई बातचीत करने के लिए मौजूद नहीं है, नहीं बात कर रहा है। हालांकि कुछ पड़ोसी जो हैं वो पूरे उनके क्या हालात थे, किस तरीके से उन्होंने इतने साल काटे, किस तरीके से वो इंसाफ के लिए इंतजार कर रहे थे, क्या क्या पल उन्होंने देखे, वो सारी बातें बता रहे हैं। सुबह भी उनका एक पड़ोसी थे जिन्होंने बातें बताई, अभी भी एक पड़ोसी निकलकर सामने आए थे जिन्होंने ये सारी बातें कही कि ये जो फैसला सुनाया गया है इसमें काफी देरी हो गई, इंसाफ मिलने में काफी देरी जरूर हो गई। हालांकि परिवार जो है, चाहे वो मोहन चंद शर्मा के माता पिता की बात करें या उनकी पत्नी की बात करें, अभी फिलहाल वो सामने नहीं आ रहे हैं, मीडिया से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। इस वक्त मोहन चंद शर्मा जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उसके बाहर ही हम खड़े हुए हैं, अंदर उनका फ्लैट है D703, वहां पर वो रह रहे हैं। हालांकि आज उनकी पत्नी यहां पर नहीं है, माता पिता यहां पर बताए जा रहे हैं, लेकिन बातचीत अभी नहीं कर रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से साकेत कोर्ट ने फैसला सुनाया है, एक सुकून जरूर मिला होगा कि जो उनका बेटा शहीद हुआ था एनकाउंटर करते हुए, उसे आज इंसाफ मिला है। हालांकि ये बात सुनने में आई कि हो सकता है कि सोमवार को उनकी पत्नी मीडिया के सामने आए और बताएं कि कितने मुश्किल से उन्होंने पल गुजारे और अब इंसाफ मिला है तो वो क्या कुछ कहना चाहती हैं। सोमवार, यानी कि सोमवार वो दिन जबकि शहजाद को सजा का ऐलान भी किया जाएगा। अभय पाराशर साफ तौर पर बता रहे हैं कि सोमवार के दिन ही शायद शहीद इंस्पेक्टर MC शर्मा की पत्नी सामने आए मीडिया के और अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाए। हालांकि इंसाफ मिला है उनकी शहादत को, जबकि कोर्ट ने यह माना है कि एनकाउंटर फर्जी नहीं था, तो एक बहुत बड़ा दाग उनकी वर्दी से भी धुला है। इस बात का बेहद संतोष और बेहद राहत MC शर्मा के, शहीद MC शर्मा के परिवार को जरूर होगी। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं साकेत कोर्ट परिसर से। रवि, इस मामले में साफ तौर पर एक तो न्यायिक जांच की मांग को लेकर के सवाल उठते रहे। अभी थोड़ी देर पहले हम राशिद से बात कर रहे थे, बटला हाउस, वहां के जो बाशिंदे, बटला हाउस के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं, वो ये कहते हैं कि NHRC ने अपनी रिपोर्ट तो दी जिसमें उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया की जांच की गुंजाइश नहीं बताई, लेकिन सवाल यह है कि NHRC का कोई सदस्य वहां जांच के लिए पहुंचा ही नहीं। एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं वो लोग। देखिए, अब NHRC की जांच का तरीका क्या है और उन्होंने किस तरह से जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश की हाई कोर्ट को, ये अलग विषय है, क्योंकि हाई कोर्ट का मामला है तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि बहुत कोताही के साथ और मनगढ़ंत रिपोर्ट वहां पर पेश कर दी गई होगी। लेकिन ये जरूर है कि वहां के जो खासकर बाटला हाउस के आसपास के लोग हैं उनके साथ जो समझने वाली बात है वो ये है कि उनको मानना है कि लोकल पुलिस साथ में नहीं थी, उन्होंने कॉर्डन ऑफ नहीं किया था पूरे एरिया को, वहां बैरिकेडिंग नहीं थी, पुलिस ने पूरे इलाकों को घेर क्यों नहीं रखा था, वहां से वो भाग कैसे सकते हैं। ये सब असल में इतना अचानक हुआ था अनुराग, जैसा कि अब अदालत ने इस फैक्ट को मान लिया है कि ये सब इतना अचानक और इतना जल्दी में हुआ था कि किसी के पास सोचने समझने का समय नहीं था। वरना मोहन चंद शर्मा जो हैं वो इससे पहले करीब 50 से ज्यादा एनकाउंटर्स में हिस्सा ले चुके हैं, 50 से ज्यादा एनकाउंटर, यानी अनुभवी एक वो अफसर थे। लंबा समय उन्होंने स्पेशल सेल में गुजारा है और तेज तर्रार धुरंधर अफसरों में से एक माने जाते थे वो स्पेशल सेल के। और ACP राजवीर के बाद तो उन्हें
स्पेशल सेल की नाक तक कहा जाता था अनुराग। तो ये नहीं हो सकता है कि अगर वो कोई स्ट्रेटजी के तहत गए होते तो वो इस तरह से गोलियां अपने सीने पर खाई होती उन्होंने। अगर उनको पता होता कि वहां पर इस तरह की गोलीबारी हो सकती है, अचानक उन पर फायर हो सकता है, तो वो जरूर जाहिर तौर पर तैयारी के साथ जाते। तब जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल नहीं उठे होते, क्योंकि तब बुलेट प्रूफ वेस्ट भी होते, तब पूरे इलाके को घेरेबंदी भी की गई होती, तब बैरिकेडिंग भी वहां पर की गई होती, और जो मेन गेट है L18 का, वहां पर भी पुलिस इस तादाद में जरूर होती कि वहां पर एक एक को स्क्रूटनिंग करके एक एक की जांच करने के बाद उसको भेजा जाता, या फिर सबको कम से कम एक साथ एक जगह रख लिया जाता, और उसके बाद में उनकी पड़ताल करने के बाद, पूछताछ करने के बाद, जांच करने के बाद उनको जाने दिया जाता। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा लोगों के मन में सवालों का उठना बड़ा लाजमी सा लगता है। लेकिन जो हालात थे वो ये थे कि स्पेशल सेल की एक टीम, 7 लोगों की एक टीम, जो कि सुबह सुबह एक टिप ऑफ मिलती है, उसके आधार पर जांच करने चली जाती है, और ये पूरा मामला शुरू होता है गुजरात से। 26 जुलाई 2008 को गुजरात में सिलसिलेवार ढंग से धमाके हुए थे, करीब 32 धमाके हुए थे, और उनके बाद में वहां से टिप ऑफ मिला था कि 5 फोन थे जो लगातार एक्टिवेट थे 22 से 25 जुलाई तक गुजरात के अलग अलग हिस्सों में, और वो 5 के 5 फोन अचानक बंद हो गए धमाके से एक दिन पहले, और उनमें से एक फोन से लगातार यहां पर बात की जा रही थी जो कि जामिया नगर इलाके में एक्टिवेटेड था। इस फोन को जब सर्विलांस किया गया, जीरो इन किया गया, तो पता चला कि L18 नाम के इस बिल्डिंग के बारे में पता चला, और इस बिल्डिंग में जब और माइक्रो में गए तो पता लगा कि 4थी मंजिल पर कुछ लड़के यहाँ पर जो कि स्टूडेंट्स हैं, किराए पर मकान लेकर रहते हैं। तो यहाँ तक पुलिस के पास था, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो। लिहाजा सुबह सुबह मिली टिप ऑफ के आधार पर इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा अपने साथ 6 लोग और लेकर, यानी 7 लोगों की एक टीम वहां पर पहुंचती है, और बड़ी ही जैसे कहेंगे कि आपके वो बहुत छोटे मामले को, शायद उस मामले को पूरे को बहुत छोटा समझ रहे थे, शायद इसीलिए उन्होंने ऐसी बचकानी भी कहना, हालांकि इसको गलत होगा, ऐसी हरकत की कि एक आदमी को टाई पहनाकर वहां पर पहुंचाया और उससे दरवाजा खटखटाने को कहा, और शायद उनको लग रहा था कि बच्चों के साथ वो डील कर रहे हैं, इसीलिए मोहनचंद शर्मा ने दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन जवाब में गोलियां आएंगी इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। जी रवि, इस तरह से ताबड़तोड़। चले रवि, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त सुन लेते हैं कि इस मामले में साजिद के वकील और जामिया टीचर्स एसोसिएशन के वकील का क्या कहना है। ये दोनों ही बातें एक बार सुन लेते हैं। जजमेंट हमने अभी पढ़ा नहीं है। जजमेंट में बस इतना बताया गया है that he has been convicted on all accounts. Shehzad has been convicted on all accounts. So as JTSA, Jamia Teacher Solidarity Association, और हम लोग बाटला हाउस के लिए एनकाउंटर के खिलाफ जो फाइट कर रहे हैं, हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है, पर हम लोग ऐसे सेटबैक्स के साथ अभी हम लोगों का काफी हो गया है फेमिलियरिटी, तो हम लोग हार तो नहीं मानेंगे, और वी आर फाइटिंग फॉर द हायर कोर्ट। इतनी सी बात हम कह सकते हैं कि जो भी फैसला अभी आया है उससे हम डिसअपॉइंटेड जरूर है, बिकॉज हमारे पास जितनी भी डिफेंस की चीजें थी और डिफेंस में जो कुछ भी आया हुआ था और आर्गुमेंट में भी डिफेंस में जो तमाम चीजें थी उसको कोर्ट ने किस हद तक कंसीडर किया ये तो जजमेंट देखने के बाद ही हमें पता लगेगा। लेकिन उसके उन तमाम चीजों के आ जाने के बाद हमें इस तरह के जजमेंट की उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल, साफ तौर पर रवि शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, अब यहां पर सवाल ये उठता है कि बचाव पक्ष पूरी तरह से असंतुष्ट है इस फैसले से। बचाव पक्ष इस उम्मीद में भी है कि जब सोमवार को शहजाद के खिलाफ सजा का ऐलान होगा उसके बाद वो ऊपरी अदालत में जाएंगे। उनका कहना है कि उनके सवालों के जवाब अब तक उन्हें नहीं मिले। उन्हें लगता था कि उन्होंने जो दलीलें दी हैं, जो सबूत पेश किए हैं, वो पुख्ता हैं, वो बड़े मजबूत हैं। वो फैसले की पूरी कॉपी पढ़ना चाहते हैं। वो ये बात जानने के इच्छुक हैं कि आखिर उनकी दलीलों को किस आधार पर खारिज किया गया है। जाहिर तौर पर जो जजमेंट आएगा उसके बाद में इनको इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, और शायद इनके असल जो सवाल हैं उनके जवाब हाईकोर्ट में जब ये अपील करेंगे तो वहां से इनको मिल जाए। लेकिन अनुराग, आपने एक सवाल अभी कुछ देर पहले मुझसे किया था कि किन किन धाराओं के तहत शहजाद को सजा हुई है। 302, 307 और 353 के अलावा और किन किन धाराओं के तहत उसको दोषी करार दिया है अदालत ने। आपको बता दूं, मेरे पास जानकारी आई है कि इनको शहजाद अहमद अलियास पप्पू को मर्डर के सिलसिले में यानी सेक्शन 302 में सजा हुई है, दोषी माना गया है। अटेम्प्ट टू मर्डर यानी 307 में भी उनको दोषी माना गया है। इसके अलावा सेक्शन 333 कॉजिंग हर्ट टू पब्लिक सर्वेंट यानी किसी सरकारी अफसर को नुकसान पहुंचाना, उस पर खतरनाक ढंग से हमला करना, इस मामले में भी शहजाद को दोषी माना गया है। इसके अलावा 353 यानी असॉल्ट टू डिटर ए पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने से रोकने के लिए उस पर हमला करना, इस मामले में भी सजा इसको दोषी माना गया है शहजाद को। इसके अलावा 186 ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्जिंग ऑफ पब्लिक फंक्शन,
किसी भी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने से रोकना और इस तरह से रोकना कि वो पब्लिक की सेवा न कर पाए, ये मुकदमा भी इन पर लगाया गया था और इसके तहत भी इनको इनको दोषी पाया गया है। इसके अलावा 201 कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस यानी सबूतों से छेड़छाड़ करना, इस संबंध में भी इन पर जो है जुर्म साबित हुआ है अदालत में। और मैं बताऊंगा खासतौर पर कि 201 यानी सबूतों को मिटाना। दरअसल शहजाद जब फरार हुआ था तो इसके पास में एक रिवॉल्वर थी, जिससे माना जा रहा है अदालत में, जिसने अदालत ने माना है कि उसने इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा पर फायर किए थे और उनकी गोली से ही और उसी गोली से इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा की मौत हुई थी। वो पिस्टल इन्होंने फरारी के दौरान शहजाद ने गंग नहर में फेंक दिया था, ऐसा इसने प्रोसिक्यूशन को बताया है और वो बरामद नहीं हो सका पुलिस की कई कोशिशों के बावजूद। तो एक तरह से सबूत मिटाया और वो सबूत मिटाना अदालत में साफ तौर पर साबित हुआ, लिहाजा इस सेक्शन के तहत भी शहजाद को दोषी माना गया है। इसके अलावा 27 आर्म एक्ट यानी एक इलीगल हथियार रखना, जो बाद में पूरे तौर पर अदालत में साबित हुआ कि उसके पास एक रिवॉल्वर था, इस धारा के तहत भी उसे दोषी पाया गया है रवि शहजाद को और उसी के तहत उसे दोषी ठहराया गया है और सोमवार को इसके लिए सजा का ऐलान होगा। रवि के पास हम जाते रहेंगे, फिलहाल यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। दो चीजें साफ हो गई, बटला हाउस एनकाउंटर फर्जी नहीं था, शहजाद को दोषी माना गया है। इंस्पेक्टर MC शर्मा की हत्या का अदालत ने उसे दोषी माना है। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।